Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This side Vinita Raikwar and here I am with the Indian Polity Lecture Series. ये हमारा थर्ड वीडियो है. हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखने से पहले आप 2 वीडियो देख लीजिए वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे. तो फॉर इजी कनेक्शन आप प्लीज़ पहले के 2 वीडियो देख लीजिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने पहले देखा है, हमने जो पिछले वाला वीडियो था वहाँ पे हमने एक्ट पास बाय ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने ये तीनों एक्ट आपको समझाए थे कि तीनों एक्ट में क्या क्या हुआ था. अब जो आज हम करेंगे दैट वुड बी एक्ट पास बाय ब्रिटिश क्राउन. 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी. तो आज हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश क्राउन के पास सारी पावर्स चली गई थी तो उनने क्या चेंजेस किए थे. उसके पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि 1857 का रिवॉल्ट एक्चुअली में था क्या. ये है हिस्ट्री का पार्ट बट आप कनेक्ट कर पाओ इजीली इस चीज़ से, ये एक्ट से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बस एक ओवरव्यू दिया है. रिवॉल्ट ऑफ 1857, विद्रोह बोलते हैं इसको 1857 का. इसमें ये हुआ था कि जो भी सिपाही थे हमारे, उनने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध बोल सकते हैं इसको, युद्ध नहीं बोल सकते, विद्रोह कर दिया था इनने. उनसे अपनी राइट्स पाने के लिए उनने वहाँ पे विद्रोह कर दिया था. तो ये जो रिवॉल्ट था सबसे पहले ये मंगल पांडे जो थे उनने स्टार्ट किया था बंगाल में. तब वहाँ पे क्या हुआ था, उनको वो कार्टेज दिया था. कार्टेज मतलब बुलेट जो होती है ना, वो उसके अंदर बोला जाता है कि सुअर और बीफ का जो है मांस मिला हुआ था उसके अंदर. और जो भी सिपाही थे वो सारे हिंदू थे, तो उनको ये बोला गया था कि आपको वो मुंह से तोड़ना है और वो बारूद को गन में डालना है और फिर उसको यूज़ करना है. तो ये दोनों एनिमल्स जो है ये दोनों रिलीजन्स के लिए सूटेबल नहीं है. तो ये एक कॉज बन गया था कि रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया मेरठ से, फिर ये धीरे धीरे दिल्ली और फिर पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लग गया था. तो इससे दूसरे दूसरे जगह के जो रूलर्स थे, किंग थे, वो क्वींस थे, वो सारे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना उनने स्टार्ट कर दिया था. तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो गया था. बोलते हैं कि अगर यहाँ पे एकजुट होते सारे इंडियंस तो हमें तभी आज़ादी मिल जाती. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया था और ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया था इंडियन सिपाहीज को और यहाँ के जो भी रूलर्स थे उसको. इसलिए इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोला जाता है. बट जब ये रिवॉल्ट हुआ था तब ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे जो भी रूल है वो संभाल नहीं पा रही है. तो उनने सारे पावर्स अपने पास ले लिए थे. मतलब ब्रिटेन से सारा इंडिया जो है कंट्रोल होता था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे सारे रूलिंग्स के पावर छीन लिए गए थे. उसके बाद उन्होंने फर्स्ट एक्ट पास किया था, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857. 1858 1857 में रिवॉल्ट हुआ था और 1857 में इनने एक्ट लेके आ गए थे. इसके अंदर उन्होंने सबसे पहली चीज यही की है कि देखिए, अब ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सोवर्निटी ओवर द इंडिया. इसका मतलब होता है कि प्रभुत्व, कोई चीज के ऊपर प्रभुत्व पाना. तो उनने इंडिया के ऊपर पूरा डायरेक्ट रूलिंग स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से उनके पावर्स छीन लिए थे. और रीजन ये था कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स थे, जो रूलर्स थे, उनको लग रहा था कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मिसमैनेजमेंट से हुआ है, इसलिए उनसे सारे पावर्स छीन लिए गए थे. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, उनने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल जो है उसको चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया था. तो वाइसरॉय जो थे ना वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के, मतलब ब्रिटेन से डायरेक्ट यहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई थी और वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे ब्रिटिश क्राउन के. तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था टाइटल, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था चार्टर्ड एक्ट में, जब चेंज हुआ था गवर्नर ऑफ बंगाल से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे उसका टाइटल चेंज करके उसको वाइसरॉय कर दिया था. और वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे ब्रिटिश क्राउन के. नेक्स्ट जो चीज इन्होंने की थी, यहाँ पे एक नई पोस्ट जो है वो इन्वेंट कर दी थी, दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. तो
वाइसरॉय थे और वाइसरॉय को असिस्ट करने के लिए यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे हमारे वो थे लॉर्ड स्टैनली। तो इनको फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडिया का बनाया गया था। और इनके साथ जो थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो कि उनको सजेशन दिया करते थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बनाते थे उनको असिस्ट करने के लिए। जैसे कि अभी हमारे जो भी मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करते हैं, सिमिलरली ये भी जो थे उनको सजेस्ट करते थे वाइस रॉय को। नेक्स्ट हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको एंड कर दिया गया था और उनके जो भी पावर्स थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को दे दिए गए थे। पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा था ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बनाया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो सारे ट्रेड रिलेटेड मैटर्स हैंडल करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो पॉलिटिकल मैटर्स हैंडल करते थे। तो उनने इन दोनों की जो भी पावर्स थी उसको एंड कर दिया और इनके जो भी मैटर्स थे पॉलिटिकल या फिर ट्रेडिंग वाले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिए गए। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अब ऑल टुगेदर जो है इंडिया को मैनेज कर रहा था, ट्रेड से रिलेटेड, पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, सब चीज़ के लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो मैनेज कर रहे थे। और पहले जब है प्रोविंसेस में डिवाइड थे हमारे जो भी राजा और क्वींस जो भी थे वो प्रोविंसेस में डिवाइड थे। तो उनके जो भी हेड थे उनको गवर्नर बना दिया गया था, क्योंकि 1857 के बाद ये बोल दिया गया था कि अभी कोई भी टेरिटरी जो है वो हड़पी नहीं जाएगी। तो उसके बाद जो उनके हेड्स थे वहां पे गवर्नर्स को अलॉट कर दिया गया था या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को। तो ये मेजर चेंजेस जो है ये 1858 के रिवॉल्ट के टाइम पे हुई थी। पहले तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए थे और खुद डायरेक्ट रूल करने लग गई थी। सेकेंड, उनने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल था उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया था, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। नेक्स्ट एक नई पोस्ट उनने इन्वेंट की थी, दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो सलाह देते थे वाइस रॉय के और उनकी खुद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। और हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड स्टैनली। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इनकी पावर्स जो है एंड कर दी गई थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को इनकी पावर ट्रांसफर कर दी गई थी। नेक्स्ट जो भी हमारे प्रोविंसेस थे उनके हेड बना दिए गए थे जो थे गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। तो ये चीज जो हुई थी दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। नेक्स्ट चीज देखते हैं, यह है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है पहली चीज जो है कि गवर्नर जनरल जो कि वाइस रॉय थे उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस आपको पता है ना, जब कोई भी पावर में नहीं होता है तो जैसे हमारे यहाँ पे अभी सरकार अगर कोई नहीं होती है तो प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जो कि 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। फिर जब सरकार वापस पावर में आती है फिर उस ऑर्डिनेंस को वो एक्ट में कन्वर्ट करती है। सिमिलरली ये इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल जो थे उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं कोई भी इमरजेंसी अगर हो तो, ये कोई सरकार ना हो तो। और ये जो है 6 मंथ्स के लिए वैलिड रह सकती है, जो कि ये चीज हमारे अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट हमारे इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी चीज थी कि हम इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया था कि हम भी लॉ, जो ब्रिटिशर्स लॉ बनाते हैं उसमें हम भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। इसके पहले इंडियंस को कोई भी राइट नहीं दिया जाता था कि वो कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस हो या फिर पॉलिटिकल मैटर्स हो, मिलिट्री मैटर्स हो, कोई भी चीज़ में इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो पार्ट ले सके। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट में उनको पहली बार पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया था कि आप लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट, this act enabled the governor general to associate the representative of Indian people with the working of legislative by nominating them to expand the council। मतलब कि जो गवर्नर जनरल थे उनने इंडियन पीपल्स को अलाउ कर दिया था कि वो लेजिस्लेटिव में एंटर कर सकते हैं और गवर्नर जनरल ही उनको नॉमिनेट करेंगे ताकि वो काउंसिल को एक्सपांड कर सके। नेक्स्ट जो है इट डिसेंट्रलाइज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल एंड वेस्टेड दी गवर्नमेंट टू बॉम्बे एंड मद्रास। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था
कि सारे जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तो उसमें बंगाल को सुप्रीम बना दिया गया था और बॉम्बे और मद्रास को उनके अंडर कर दिया गया था। बट यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास को उनके पावर्स जो है वो लौटा दिए गए थे और उनको भी एक इंडिविजुअल बॉडी बना दी गई थी। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1816 में हुआ था कि गवर्नर जनरल जो कि वाइस रॉय थे उनको ऑर्डिनेंस बनाने का अधिकार दे दिया था जो कि 6 मंथ्स के लिए वैलिड था। इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में अलाउ कर दिया था आने के लिए। और तीसरी मेजर चीज ये थी कि बंगाल से सारे पावर्स लेके, सारे नहीं मतलब कि बंगाल्स की जो पावर थी, बॉम्बे और मद्रास की जो पावर थी वो उनको लौटा दी गई थी और बंगाल जो था वो सुप्रीम नहीं था। अब 3 प्रेसिडेंसी वापस हो गई थी। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट वुड बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें यह हुआ था, दिस एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। यहाँ पे 2 मेंबर्स हुआ करते थे, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अपॉइंट होते थे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से नहीं थे, ये नॉमिनेट होते थे। जो इनको लगता था कि हाँ इस बंदे को हम ले सकते हैं, उनको वो अलाउ कर देते थे। तो यहाँ पे इनने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उनकी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई थी। दैट वाज सेंट्रल और प्रोविंसेस दोनों में, ताकि एक मेजोरिटी मेंटेन रहे। इसमें इंडियंस भी थे। नेक्स्ट, इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस द बजट। इंडियंस को यहाँ पे ये अधिकार दे दिया था कि जो भी बजट बना रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको अधिकार है क्वेश्चंस पूछने का कि आप कितने मनी कहाँ पे अलॉट कर रहे हो इंडियंस के लिए, वो कितना यूज कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि इसके पहले इंडियंस कुछ भी चीज पूछ नहीं सकते थे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज कर दी गई थी कि उनको राइट दे दिया गया था कि आप क्वेश्चंस कर सकते हो हमारे जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कस होगा उसके लिए। थर्ड, दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन आ गया था, लेकिन इलेक्शन वर्ड यूज नहीं होता था। मतलब इलेक्शन तो होते थे वहां पे, लेकिन उसको इलेक्शन नहीं बोला जाता था। यहां से आप बोल सकते हो कि इलेक्शन स्टार्ट हुआ, बट ऑफिशियली इसको इलेक्शन नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे उन लोगों के पास अधिकार था कि वो चुन सकते हैं उनके लोगों को, बट इनडायरेक्टली नहीं भी था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही खुद को सिलेक्ट किया करते थे यहाँ पे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये 3 मेजर चीज हुई थी। पहली चीज कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर्स बढ़ा दिए गए थे। सेकंड, इंडियंस को अधिकार दे दिया गया था कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो हमसे, हम जो भी डिसीजन लेते हैं उस पर। और थर्ड, इलेक्शंस हो गए थे बट वर्ड इलेक्शन नहीं यूज होता था यहाँ पे। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स मेंस हो या फिर प्री हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो इसको देखते हैं। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। रीजन ये है कि जो मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि हमने पिछले वाले एक्ट में देखा था कि नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। और मिंटो जो थे वो वाइस रॉय थे। तो ये दोनों मिलके जो है इन कंट्री रन करते थे, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है। द रिफॉर्म रिकमेंडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट वाज लॉर्ड मॉर्ले, ये सेक्रेटरी थे, एंड वाइस रॉय दैट वाज लॉर्ड मिंटो, और इनने इम्प्लीमेंट किया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहाँ पे क्या हुआ था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेस्ड टू 16 to 60। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, ये वाइस रॉय की कमिटी थी, जहाँ पे ये उनको सलाह देते थे। ये कोई भी अगर डिसीजन लेते थे ना, तो ये उनको सलाह दिया करते थे। गवर्नर जनरल काउंसिल थी, तो इनने 16 से इनका नंबर इंक्रीज करके उसको 60 कर दिया था। तो ये बहुत ही मेजर चेंज हुआ था, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर जो है इससे इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वाइस रॉय ऑफ गवर्नर। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे नंबर बढ़ा दिए गए थे, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इंडियंस जो है उनको अधिकार मिल गया था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वाइस रॉय की या फिर गवर्नर की, वहां पे इंटरफेयर कर सकते हैं, वहां पे आप सलाह दे सकते हैं उनको। इंटरफेयर नहीं मतलब आप उनको सजेस्ट कर सकते हो चीजें। तो ये बताया था।
तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे जो वाइसरॉय काउंसिल को ज्वाइन किया था। मतलब जो वाइसरॉय थे मिंटो, इनके काउंसिल मतलब इनकी जो कमिटी थी उसके अंदर ये पहले इंडियन थे जो ज्वाइन हुए थे। मतलब ये सजेस्ट करने के लिए केपेबल थे, ये सजेस्ट करते थे उनको डायरेक्टली। तो ये प्री में बहुत बार पूछा जाता है कौन थे, तो इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट पर्सन थे जो कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंटर किए थे, इंडियन। और यहाँ पे पहली बार जो मुस्लिम्स थे ना उनको अलग से इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दिया गया था। तो यहीं पे से डिवाइड एंड रूल वाली चीज जो है ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दी थी कि मुस्लिम्स जो है उनको अलग इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दिया था, हिंदू जो है वो अलग लड़ रहे थे, जो किंग्स थे वो अलग लड़ रहे थे। तो ये जो डिवाइड एंड रूल वाली चीज थी ना वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बहुत स्मार्टली स्टार्ट कर दी थी। तो इनने मुस्लिम्स को जो है अधिकार दे दिया था। इसलिए जो लॉर्ड मिंटो है ना वाइसरॉय, इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। मतलब कि इनने कम्युनल चीजें स्टार्ट कर दी थी कि ये कास्ट हो गया, वो कास्ट हो गया, और डिफरेंसेस जो है धीरे धीरे इंडिया में लाना स्टार्ट कर दिए थे। तो फर्स्ट टाइम जो है ये चीज इम्प्लीमेंट हुई थी यहाँ पे। तो मॉर्ले मेंटो एक्ट जो है उसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे, मिंटो जो थे वो वाइस रॉय थे। और इंडियन काउंसिल एक्ट के जो मेंबर्स थे वो 16 से 60 कर दिए गए थे। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जो कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन किया था। और लॉर्ड मिंटो जो है उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है क्योंकि उनने मुस्लिम्स को एक अधिकार दे दिया था कि वो अलग से इलेक्शन लड़ सके। तो आज हम हमारा वीडियो यहीं एंड करते हैं क्योंकि इसके बाद वाला जो पार्ट है वो अगर मैं अभी इंक्लूड कर देती तो बहुत बड़ा हो जाता और अब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। और हमारे इंडियन ज्योग्राफी के भी लेक्चर सीरीज चल रही है। आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके उसको देखिए। हमने 7 to 8 चैप्टर्स उस पर कंप्लीट कर लिए हैं। इंडियन पॉलिटी के भी 2 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं, ये थर्ड है। तो आप प्लीज़ उसको भी देखिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है MP ज्ञान स्टेशन, वहाँ पे भी जाके आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। वहाँ पे न्यूज़ नेशनल हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, और जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे हम आज का वीडियो एंड करते हैं। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।